नाउ रिकवरेबिलिटी और रिकवरेबल शेड्यूल, और यहाँ पर हम इसे एक वर्ड और मैं लिख रही हूँ, दैट इज इररिकवरेबल। इररिकवरेबल वर्ड का इस्तेमाल करूंगी मैं, तो नाम से ही पता चल रहा है इररिकवरेबल का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि रिकवरेबल, यानी कि मैंने यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, just now we discuss about the transaction. In transaction we will study here two things, that is the serializability, and दूसरा जो टॉपिक होगा वो है रिकवरेबिलिटी। जब भी कोई ट्रांजेक्शन गिवन होगा तो एनीबडी कैन आस्क इन द क्वेश्चन पेपर और AKTU या गेट के क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो अगर ट्रांजेक्शन के क्वेश्चंस गिवन होंगे, दे कैन आस्क द टू थिंग, द चेक द गिवन ट्रांजेक्शन इज सीरियलाइजेबल और नॉट। सीरियलाइजेबल के केस में मैंने आपको 2 मेथड्स पढ़ाए कि कैसे आप सीरियलाइजेबल चेक करते हैं। पहला था आपका कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा था आपका व्यू सीरियलाइजेबल। ठीक, तो ये 2 मेथड है जिनकी मदद से आप ये चेक कर सकते हो कि गिवन प्रॉब्लम जो है आपका सीरियलाइजेबल है या नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर द रिकवरेबिलिटी। रिकवरेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिकवरेबिलिटी, एंड देन इसके कितने मेथड्स हैं, कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं, वी विल डिस्कस फर्दर। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि रिकवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। नाउ अब देखिए यहाँ पर ये T1 है, ये T2 है, और आपको देख के ही लग रहा है कि नाउ द गिवन प्रॉब्लम इज द पैरेलल एग्जीक्यूशन, क्योंकि कभी ये काम कर रहा है कभी ये काम कर रहा है, आई मीन कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो। लेट्स टेक कि डेटाबेस में जो A की वैल्यू है, मान लीजिए मैंने 500 ले ली। ठीक, इनिशियली जो डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है वो 500 है। तो व्हेन दिस T1 इज रीडिंग वाया दिस इंस्ट्रक्शन, यू कैन से RA, then it will read here what 500, ये 500 read करेगा, and after this instruction, I mean the second step is given here, mathematical calculation A equal to A plus 100, that means at this stage A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, which is updated by this write A में, यानी कि ये क्या अपडेट कर देगा 600, और ये जो 600 होगा वो बफर में होगा, और जिसे आप कहते हो शेयर्ड मेमोरी में होगा, क्योंकि ये तो हार्ड डिस्क से उठ के आ गया, अभी तक ये हार्ड डिस्क में वापस अपडेट नहीं हुआ, ये अभी बफर में। तो आपके बफर में कितना आ गया है 600 एट दिस स्टेज, आई एम हियर ओनली। नाउ T2 इज रीडिंग दिस, मैंने यहाँ B लिख दिया, टेक दिस A। तो नाउ T2 इज रीडिंग दिस डेटा A। तो आप देखिए यहाँ जो डेटा अभी लास्ट अपडेट हुआ है कुछ पल पहले, उसी को ये रीड करेगा, क्योंकि बफर अभी अपडेट नहीं हुआ है डेटाबेस में, तो बफर से ये उठा लेगा। सबसे पहले जब भी ये CPU को कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है वो पहले मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी में जिसे आप बोलते हो, ये बफर जिसे आप बोल रहे हो, वहां से उसको मिला 600। तो अभी ये 500 नहीं रीड करेगा, बल्कि इसका राइट करा हुआ डेटा इसने रीड किया। तो इसने देखा कि भाई डेटाबेस में जो मुझे A की वैल्यू मिली उसे मिली 600, दैट मीन्स इसने बफर से डेटा रीड किया है। ध्यान रखिएगा, इट इज रीडिंग, T2 इज रीडिंग द डेटा फ्रॉम द बफर ऑफ A जो कि अभी करंटली मेमोरी में आ चुका है, T1 के जरिए वो आ चुका था। तो ये जो है T2 जो है डेटाबेस से ना रीड करके यहाँ जो लोकल मेमोरी में डेटा पड़ा उससे रीड किया, तो इसको दिखाई क्या देगा 600। 600 में से अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, A-6 में से 200 माइनस करोगे तो एट दिस स्टेट इट इज अ 400। ना यहाँ पर जो A अपडेट करेगा वो क्या करेगा बेटा, यहाँ 400 अपडेट कर देगा, एंड आफ्टर दैट आप देखिए कमिट हो गया। और मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था डेटाबेस में तब डेटा अपडेट होता, अभी भी ये 400 रुपए जो है वो कहाँ है, इस बफर में, यानी कि 600 कट के अभी बफर में हमारा 400 आ गया है। ये बफर से डेटाबेस में कब अपडेट होगा, जब आपका यहाँ पे C है, C यहाँ डेटा नहीं है बल्कि ये कमिट है, इसका फुल फॉर्म है कमिट। अब देखिए इस स्टेज पे यहाँ पे कमिट हो रहा है, तो ये कमिट हुआ, जैसे इसने यहाँ कमिट परफॉर्म किया ये बफर से डेटा अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो 500 था वो बन गया हमारा 400। दैट मीन्स हमारा डेटाबेस अपडेट हो गया 400। अब देखिए यहाँ पर ये 400 हो गया, और आप देखिए इस कमिट के बाद T1 ने कमिट किया। T1 बाद में कमिट कर रहा है, अगर ये कमिट हो रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी, सपोज करें कमिट परफॉर्म होने से पहले T1 के यहाँ पर फेल हो गया, आपका सिस्टम फेल हो गया, कोई इशू आ गई,
जैसे ही कोई प्रॉब्लम फेल होता है, सिस्टम हमारा यहाँ पर फेलियर आया, एट दिस स्टेज सेकेंड ट्रांजेक्शन का कमिट परफॉर्म होने के बाद, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पर मैंने कहा फेल हुआ, बिफोर कमिटिंग दिस T1 के कमिट होने से पहले अगर सिस्टम फेल हो गया, तो आप सोचिए इस स्टेज पे ये फेल हुआ, तो ये फेल होएगा तो यहाँ तक का डेटा रोल बैक हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल परफॉर्म रोल बैक ऑपरेशन, एंड आई टोल्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल बैक, दैट इज अंडू हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं फोर्स कर रही हूँ बोलने में, अंडू हो जाएगा। अंडू का मतलब रोल बैक हुआ तो ये जितना इसने T1 ने पहले काम किया था वो सब गायब हो जाएगा। दैट मीन्स T1 ने कितना रीड किया था डेटाबेस से, इनिशियली 500 रीड किया था, तो ये जो उसने 600 बनाया था ये वापस 500 पे रोल बैक, क्योंकि इनिशियली T1 ने ही डेटा से डेटा को रीड किया था। तो यहाँ पर इसको याद है कि भैया मैंने जो डेटाबेस से रीड किया था वो था 500 रुपए, तो ये जो 600 उसने किया था वो रोल बैक होके वापस 500 हो जाएगा, और डेटाबेस में ये जो 400 रुपए अपडेट हुए तो वापस क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, क्योंकि इसने तो अपना रोल बैक कर दिया। जब रोल बैक कर दिया तो ये अपने इनिशियल स्टेज पे आ गया जहां से उसने काम चालू किया था, तो इसको तो याद है कि मैं 500 था, इसने डेटाबेस को जाके अपडेट कर दिया भाई 500। जो T2 ने अपडेट किया था कमिट करने के बाद, ये जो 400 हुआ था वो गायब हो गया, हुआ ना, क्यों भाई, इसने रोल बैक करके फिर से डेटाबेस में जाके अपडेट कर दिया कि भैया मेरा ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो जो था उसको वही कर दो। उसको तो वो पता, उसे थोड़ी पता है कि वो 400 किसी और ने अपडेट किया। इसका यहाँ पे क्या हुआ, 500 हो गया वापस। तो आप देख रहे हैं कि T2 ने जो काम किया था और उसने जो अपडेट किया था 400, वो तो गायब हो गया। इस तरह के लॉस को हम बोलते हैं इररिकवरेबल प्रॉब्लम। इररिकवरेबल इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था। आपने देखा ना कि T2 के द्वारा जो काम किया गया था वो तो रिकवर हो ही नहीं सकता भाई, इसने अंडू कर दिया, फेलियर के कारण अंडू कर दिया, तो डेटाबेस में फिर से 500 आ गए, यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो हम जीरो स्टेट पे आ गए, जहां से हम चले थे वहां पे आ गए। आपके हिसाब से भाई T2 तो काम कर चुका था, T1 ने नहीं किया, उसका अंडू हुआ तो हुआ, T2 ने जो काम किया वो तो दिखना चाहिए ना, बट वो भी लॉस हो गया। ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलेंगे इररिकवरेबिलिटी। तो आपने देखा कि ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन होते जहां पर हम डेटा को रिकवर नहीं कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं इररिकवरेबिलिटी प्रॉब्लम। और इररिकवरेबिलिटी प्रॉब्लम कब आता है, अगर T1 ने काम कर लिया था तो इसको पहले कमिट करना था, बाद में अगर T2 काम करता और कमिट करता तो ये लॉस हमें नहीं दिखाई देता। तो अगर हम इसका सोल्यूशन ढूंढे तो हम ये कहें भैया तुम जैसे ही काम करो कमिट कर दो, वेट मत करो कि दूसरा ट्रांजेक्शन काम खत्म करे और वो कमिट कर ले। तो अगर यही C जो है नीचे ना होके ऊपर होता तो हमारे को ये सिचुएशन नहीं आती, क्योंकि ये जो कमिट किया था उसके बाद ये जो 600 आता उस पर ये चेंजेस करता तो हमारा फाइनल अपडेट 400 ही दिखाई देता। तो अगर लेकिन ऐसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं जैसा कि पहले मैंने लिखा था, तब हम वो कहेंगे कि दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द इररिकवरेबल प्रॉब्लम। और आपने देखा ये सिचुएशन आई क्यों, भाई T2 ने जो डेटा रीड किया था T1 का वो था अनकमिटेड डेटा। पहले भी मैंने डिस्कस किया था, अनकमिटेड डेटा को इसने रीड कर लिया था। भाई WA यहाँ पे राइट तो हुआ लेकिन इसने बफर से रीड किया, और उस समय तक T1 ने कोई कमिटमेंट नहीं किया था, कमिट नहीं किया था, सेव नहीं किया था, इसने अनसेव डेटा को रीड किया था, जिसके कारण हमें ये इररिकवरेबिलिटी देखनी पड़ी। तो अगर हम चाहते हैं कि रिकवरेबिलिटी प्रॉपर हो तो एक सीक्वेंस में कमिट भी होता रहे। तो अगर हम बात करें कि इररिकवरेबल क्या होता है, तो आपने देखा होगा इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। दूसरी चीज यहां पर हम बात करें कि व्हेन अनकमिटेड डेटा इज रीड बाय द अनदर ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द डर्टी रीड। आप देख सकते हैं डर्टी रीड क्यों था, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो यहां पर ये सिचुएशन थोड़ा सा क्लीन कर दूं मैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो रीड ऑपरेशन परफॉर्म होने, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इसने ये वाला डेटा रीड किया T2 ने। तो अगर कोई अनकमिटेड डेटा को रीड करता है तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था डर्टी रीड है ये जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं ये डर्टी रीड है।
अगर कोई ट्रांजेक्शन डर्टी रीड परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली ये सिचुएशन आएगी, दैट इज अ इररिकवरेबल प्रॉब्लम आएगी। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन अनकमिटेड डेटा इज रीड बाय द अनदर ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द डर्टी रीड, देन इट इज इररिकवरेबल। तो जब भी डर्टी रीड अगर होगा ट्रांजेक्शन के अंदर तो वो क्या अराइज करेगा, इररिकवरेबल को। तो अगर मैं यहां पर एक हायरार्की बनाऊं तो आपने देखा इररिकवरेबल की सिचुएशन कब आई, जब ट्रांजेक्शन ने डर्टी रीड किया। डर्टी रीड का मतलब अनकमिटेड डेटा को, डर्टी रीड का मतलब मैं लिख दे रही हूं अनकमिटेड डेटा को अगर आप रीड कर रहे हो, अनकमिटेड डेटा को रीड कर रहे हो तो वो डर्टी रीड कहलाएगा। अगर डर्टी रीड है तो आपको जो सिचुएशन नजर आएगी दैट इज इररिकवरेबल प्रॉब्लम होगी ही होगी। रिकवरेबिलिटी कब हो सकती है, जब डर्टी रीड एग्जिस्ट ना करे। When transaction does not have any dirty read problem, then the schedule is recoverable। इसी का उल्टा बात कर लो कि भाई डर्टी रीड है तो इररिकवरेबल है, डर्टी रीड नहीं है तो वो रिकवरेबल होगा। If dirty read is there, then schedule is recoverable when transaction commit serially, that means T1 and T2। अभी मैं यही बोल रही थी ना, यहाँ पे आपका C यहाँ पर हो जाता, फिर ये वाला C यहाँ ये काम करता और कमिट करता, फिर ये रीड करता। कमिटेड डेटा को रीड करेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तब मतलब डर्टी रीड वाली सिचुएशन नहीं आएगी, डर्टी रीड सिचुएशन नहीं आएगी, तो वो रिकवर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर डेटा रिकवर नहीं हो पाएगा ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द डर्टी रीड। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक चार्ट मैं चाहो तो यहाँ पे बना देती हूँ, दैट इज आप कह सकते हो यहाँ पे हमने क्या देखा, अनकमिटेड डेटा का मतलब है, अनकमिटेड डेटा अगर आप ले रहे हो तो इसका मतलब है डर्टी रीड। अगर डर्टी रीड अवेलेबल है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा यस, अगर डर्टी रीड आपके ट्रांजेक्शन में अवेलेबल है तो आप क्या कहोगे, ये इररिकवरेबल है। इररिकवरेबल है, आई मीन रिकवरेबल नहीं हो सकता। अगर डर्टी रीड नहीं है तो आप कहोगे वो रिकवरेबल शेड्यूल होगा, RECOVABLE, रिकवरेबल होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रिकवरेबिलिटी की है, तो इस पे भी कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे कि कैसे हम इसे और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे।